Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So today we are going to cover the topic majoritarianism in Sri Lanka. In the last session we did with the two stories, that is of Belgium and Sri Lanka. Okay, so let's start with the today's topic. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. सो श्रीलंका कब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी हमारी 1948 में. द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी, हमने देखा था ना श्रीलंका में दो तरह की कम्युनिटीज थी, दैट इज द सिन्हाली कम्युनिटी एंड द इंडियन तमिल्स. द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over the government by virtue of their majority. सो जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे, अपनी डोमिनेंस नेचर को ओवरअप कर रहे थे किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर. एज अ रिजल्ट the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. So as a result क्या निकलता है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आती है हमारे पास, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिकली, वो क्या करती है, मेजॉरिटेरियन मेजर्स को ऑप्ट करती है ताकि वो एक सिन्हाला सुपरमेसी को इस्टेब्लिश कर सके. ठीक है ना. पहले तो ना आप लोग यहाँ पे ये मेजॉरिटेरियनिज्म का मीनिंग देखो क्या होता है. अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री मीन्स एक ऐसी कम्युनिटी जो आपकी मेजॉरिटी में है वो कंट्री को रूल करती है इन विच वॉट एवर वे इट वॉन्ट्स, उस तरीके से जिस तरीके से वो चाहती है, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. और उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है कि माइनॉरिटी की क्या इच्छा है, क्या जरूरत है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है. उन्हें सिर्फ अपना डोमिनेंस नेचर को क्रिएट करना है. ठीक है, मैं होप इतना समझ में आ गया होगा. मेजॉरिटेरियनिज्म वर्ड अब आपको क्लियर हो गया होगा. सो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, देखो कि जो आपकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स कि वो सिन्हाला सुपरमेसी को क्या कर रही है, इस्टेब्लिश कर रही है. ठीक है, अंडरलाइन करो, डेट्स को अंडरलाइन करते चलो कि किस दिन पे किस डेट पे क्या क्या हुआ था. 1956 में एन एक्ट वाज पास्ड, एक एक्ट पास किया गया था टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है जी, कब हुई थी, ठीक है अंडरलाइन कर लो. 1956 में आपके पास ये क्या हुई थी, एक एक्ट पास हुआ था, वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला. सिन्हाला को क्या रिकॉग्नाइज किया गया था, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल, तमिल को साइड पे कर दिया गया. द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड, गवर्नमेंट ने भी उन्हीं पॉलिसीज को फेवर किया, मतलब मींस उन्हीं पॉलिसीज को प्रेफर दिया जो किसके हक में थी, जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स या सिन्हालीस की मीन्स फेवर करते थे. कैसे, एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस, जहां पे भी यूनिवर्सिटी में कोई भी पोजीशंस आती थी या गवर्नमेंट जॉब्स में कोई भी वैकेंसी आउट होती थी तो वहां पे किसे फेवर किया जाता था, वहां पे सिन्हाला एप्लीकेंट को प्रेफरेंस दी जाती थी. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. एक नया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट होता है, जब नया एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो उसमें बोला गया था कि जो हमारा स्टेट है, जो हमारा नेशन है, वो क्या करेगा, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और उसको आगे प्रीच करेगा. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स, जितने भी आपके गवर्नमेंट मेजर्स थे, कमिंग वन आफ्टर द अदर, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. अब गवर्नमेंट का ये जो सपोर्ट मिल रहा था सिन्हालीस को, इससे क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स के अंदर एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन का मतलब यहाँ पे हुआ कि उन्हें एक अलग सी आइसोलेटेड वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि नहीं, हम लोगों की सुनवाई यहाँ पर नहीं है, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अलग हैं, हमें कोई नहीं सुनता है, ना ही हमारे लिए कोई मेजर्स उठाए जा रहे हैं. ठीक है, they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture.
उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स जो चला रहे थे वो उनके लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को कौन चला रहा है, ये देखो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स ही तो चला रहे हैं। अब जहां पे आपके सिन्हाला लीडर्स होंगे वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आपका एक मेजॉरिटी काउंट हो रही है एंड यहाँ पे जो माइनॉरिटी है आपके तमिल्स वाले, श्रीलंकन तमिल्स की जो आपकी माइनॉरिटी है वो एक डोमिनेंस नेचर प्ले कर रहे हैं श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर। ठीक है, दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज मीन्स उनका मानना यह था कि इनका श्रीलंकन तमिल्स का मानना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन में और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनमें उनको कोई भी किसी भी तरह से इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। और ये रहा, देखो अंडरलाइन कर लो, डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, यहां तो उनको जॉब्स में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, और जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन दी सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम, मीन्स बहुत इसी वजह से, ठीक है, ये जो इनको फीलिंग्स आ गई थी ना श्रीलंकन तमिल्स के अंदर कि सिन्हाला को सब कुछ मिल रहा है और सिन्हाला मेजोरिटी में है, वो हर तरह से, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है या पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये सब इनको मिल रहे हैं, लेकिन हमें इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत लंबे समय से, मे बी मैं ये भी कह सकती हूँ कि आज भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक डोमिनेंस नेचर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, चलो देखो, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज। अब जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्होंने बहुत सारी पार्टीज को लॉन्च किया, स्ट्रगल्स किए, संघर्ष किए, क्यों? फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल, ताकि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको भी पूरी तरह से इक्वालिटी मिले, इन सिक्योरिंग व्हाट, एजुकेशन एंड जॉब्स, जैसे सिन्हाला कम्युनिटीज को हर तरह के राइट्स मिल रहे हैं, वो भी चाहते थे कि उन्हें इक्वालिटी मिले इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। But their demand for more autonomy to provinces populated by Tamils was repeatedly denied. लेकिन उनकी जो ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्पेशल राइट्स टू इन दी स्पेशल प्रोविंसेस, ठीक है, उनकी जो ऑटोनॉमी थी प्रोविंसेस को लेकर, जहां पे बहुत सारे तमिल्स रहते थे, उसको हमेशा डिनाई कर दिया जाता था। बाय 1980s में बहुत सारी आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई थी, and they were demanding what, independent Tamil इलम का मतलब स्टेट, वो अपने नेशन में एक सेपरेट स्टेट चाह रहे थे जिसका नाम क्या हो, तमिल इलम, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। कहां पे? श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में। आई होप इतना क्लियर। चलो आगे देखो, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, जब ये दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रस्ट मतलब एक जो मिसट्रस्ट वाली फीलिंग्स बढ़ती गई, तो ये कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गई। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो था, सबसे पहले क्या था, कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट में टर्न हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट किस में टर्न हुआ, आपका सिविल वॉर में। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज, हजारों लोग जो थे कम्युनिटीज के वो मारे गए, बहुत सारे परिवार जो थे जबरदस्ती वर फोर्स टू लिव, उनको साथ जबरदस्ती किया गया कि वो देश को छोड़कर चले जाएं एज अ रिफ्यूजीज, एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, और कईयों ने तो अपनी जिंदगियां खो दी। यू हैव अपनी जिंदगी खो दी, अपना ऑक्यूपेशन खो दिया। You have read chapter 1 of the economics textbook of class 10 about Sri Lankan's excellent record. हमने देखा कि श्रीलंका का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर और हेल्थ को लेकर। बट जो सिविल वॉर है हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक, इसने एक बहुत बड़ा झटका दिया था देश के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ को लेकर। ठीक है, चलिए आगे आइए।
Civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. So ये जो आपका सिविल वॉर हुआ था, इससे एक बहुत बड़ा झटका लगा था देश के सामाजिक, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक और इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक जिंदगी. ठीक है, यहाँ पे देखिए व्हाट इज सिविल वॉर. यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया व्हाट इज सिविल वॉर. सिविल वॉर का मतलब होता है अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, एक बहुत बड़ा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, यानी कि जिसमें हम लोग वेपन्स का यूज करते हैं. अपोजिंग ग्रुप्स, यानी कि दो ग्रुप्स हो गए आपके, जैसे सिन्हाली ग्रुप हो गया और इंडियन तमिल्स वाला ग्रुप हो गया, वो आमने सामने आ जाते हैं और वो एक वायलेंट नेचर में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड दी सिविल वॉर. ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल दीजिए, मैं देख लूंगी. ओके, ना ये वाला मैप देखो. एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका, सिन्हालीज, जितना भी ये वाला लाइट वाला रीजन है ना, ये सारा कौन सा है आपका, सिन्हालीज का. ठीक है, और ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला जो, ठीक है, लाइट शेड में, लाइट शेडेड पिंक बोल दीजिए आप इसको, तो ये है आपका श्रीलंकन तमिल्स. और ये जो डार्क वाला रीजन है, ये वाला एंड ये दिस वे, ये सारा आपका इंडियन तमिल्स है. और ये जो आपके छोटे छोटे हिस्से हैं बिल्कुल लाइट कलर के, ठीक है, ये वाला, ये डॉट हो गया, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, तो ये जितना भी डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये सारा कौन सी कम्युनिटी है आपकी, मुस्लिम. ठीक है, और यहाँ पे देखो ये कौन सा है, यहाँ पे जाफना, ट्राइंकोमेली और बैटिकालवा, कोलंबो और कैंडी. ठीक है, मैप की डायरेक्शंस देख लेना और कुछ नहीं है. व्हाट्स रॉन्ग इफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स, क्या गलत है इसमें कि अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करती है. इफ सिन्हालीज डू नॉट रूल इन श्रीलंका, वेयर एल्स विल दे रूल. अगर सिन्हालीज श्रीलंका में रूल नहीं करेंगे तो वो कहाँ रूल करेंगे. आप जरा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में. ठीक है, accommodation in Belgium. Now, Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. अब देखो दोबारा से हम थोड़ा सा बेल्जियम के बारे में देखते हैं. बेल्जियम रीजन्स ने, बेल्जियन लीडर्स जो थे, उन्होंने एक अलग रास्ता ढूंढा. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. जितने भी आपके रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज थे, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया. बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन. 1970, डेट मार्क कर लो, लिखो यहाँ पे साइड पे, 1970, 1970 एंड 1993 डेट्स इंपॉर्टेंट है, लिख लिया करो साइड पे. अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चंस, व्हेन द बेल्जियन Constitution amended, it's in the year of 1970 and 1990. They amended their constitution 4 times. और कितनी बार amend किया उन्होंने इस constitution को? 4 बार. So as to work out an arrangement that would enable everyone. तो उन्होंने एक ऐसा arrangement और एक ऐसा solution आप बोल सकते हो निकाला, जिसमें they would enable everyone, जिसमें वो सबको इकट्ठा रख सके एक ही देश में. would enable everyone to live together within the same country. ठीक है, तो एक जगह सभी लोगों के बीच में से सभी तरह के डिफरेंसेस, रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस को दूर करना. ये किसने बेल्जियन लीडर्स ने सोचा कि पहले तो हमें इन चीजों को दूर करना होगा. ठीक है, फिर इन्होंने इस चीज के लिए क्या किया, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया. 1970 से 1993 के बीच का ये टाइम पीरियड है. इसमें इन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि सभी को इकट्ठा रखेंगे, एक ही देश में रखेंगे, विदाउट एनी डिफरेंसेस. ठीक है, नाउ द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री. उन्होंने जो अरेंजमेंट्स बनाए वो दूसरे देशों से बिल्कुल अलग थे. सो हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल. चलो बेल्जियन मॉडल का कुछ यहाँ पे हम एलिमेंट्स देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, क्या लिखा गया, कि डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल.
सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग इक्वल हैं. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Linguistic का मतलब क्या होता है? Language. कुछ स्पेशल कानून, some special laws require, कुछ कानून को जरूरत थी कि जो मेंबर है आपके मेजोरिटी में वो सपोर्ट करे हर लैंग्वेज, हर लिंग्विस्टिक ग्रुप को. ठीक है. Thus no single community can make decisions unilaterally. जिसका मतलब क्या है कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजंस नहीं लेगी. जो भी डिसीजंस होंगे कम्युनिटीज मिलकर लेंगी. ठीक है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया. मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ज्यादातर पावर्स थी वो किसको दी गई? हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स. किसको दी गई? स्टेट गवर्नमेंट के 2 रीजन्स को. ठीक है. कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी. क्या बोला गया इसमें? ज्यादातर पावर्स जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी देश के दोनों रीजन्स में. स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होगी. कीवर्ड्स याद कर लो. कीवर्ड्स के जरिए आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे. जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट में लिख दो इक्वालिटी टू द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स. सेकंड में आप इतना याद रखिएगा कि पावर्स डिवाइडेड इनटू द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. नो सबऑर्डिनेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. इस तरह से नो सबऑर्डिनेशन, इस तरह से याद रखा करो. ठीक है. ब्रुसेल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट. ब्रुसेल्स की क्या है? एक अलग से सरकार बनी इन विच बोथ दी कम्युनिटीज, दोनों ही कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया. फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स. फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया ब्रुसेल्स में. क्योंकि बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में. ठीक है. उसके बाद देखो, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पे थर्ड काइंड, यहाँ पे हेडिंग लगा लो थर्ड गवर्नमेंट, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट लिख लो. कम्युनिटी गवर्नमेंट हेडिंग लगा लो यहाँ पे, कम्युनिटी गवर्नमेंट अपनी बुक में लगा लो. ठीक है. यहाँ पे भी ना छोटे छोटे, यहाँ पे इसकी हेडिंग लगा लो. चलो यहाँ पे ऊपर छोटा सा लिख लो आप, लिखो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग आर इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. ये इसकी हेडिंग हो जाएगी. नो सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स. ठीक है. थर्ड का हो गया इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स. ठीक है. चलो अब आ जाओ, यहाँ पे आ गया आपका थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट. Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This community government क्या है? तीसरी तरह की सरकार, community government is elected by the people. कौन elect करेगा? लोग belonging to one language community, जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग. No matter where they live. इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ रहेंगे. This government has the power. इस गवर्नमेंट के पास पावर होगी रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है जी. कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास किस तरह की पावर्स अवेलेबल है? वो पावर्स हैं आपकी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. ठीक है. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. You might find the Belgian model very complicated. आपको बेल्जियन मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा. It indeed is very complicated even for people living. ये उनके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड था जो लोग बेल्जियम में रह रहे थे. But these arrangements have worked well so far. लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया. They help to avoid civic strife. इन्होंने, जो हमने देखा ना श्रीलंका में क्या चला था, सिविल वॉर कन्वर्ट हो गया था. इन्होंने सिविल वॉर को बचाने के लिए इस तरह के जो अमेंडमेंट्स थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किए. टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस. और जो भी इनका डिवीजन किया इन्होंने अपने देश में, वो
दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ। इन्होंने क्या किया था, जैसे श्रीलंका में सिविल वॉर हुई थी, सिविल वॉर को इन्होंने अवॉइड किया, पूरी तरह से होने ही नहीं दिए, चांसेस ही नहीं छोड़ा था किसी भी तरह से कि यहाँ पे सिविल वॉर हो। इसीलिए इन्होंने कई तरह के अमेंडमेंट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किए। They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe, जब बहुत सारे देश जो थे यूरोप के came together to form the European Union, तो वहां पे जब बहुत सारे देश यूरोप में इकट्ठे हुए थे यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो ब्रुसेल्स was chosen as its headquarter. सो ब्रुसेल को यूरोपियन यूनियन का क्या चुना गया था, हेड क्वार्टर। ये देखो बिल्डिंग, यहाँ पे पिक्चर भी देख लो, ये वाली पिक्चर, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कहां पे है, ये बेल्जियम में, ठीक है। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज, हमने इन दो स्टोरीज से क्या सीखा, बेल्जियम और श्रीलंका की, बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, येट दे डिल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पावर शेयरिंग थी, जो भी पावर्स थी वो डिफरेंटली शेयर की जा रही थी। बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्हें इस चीज का एहसास था कि दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग, कहते हैं कि बेल्जियम के जो लीडर्स थे उनको इस चीज का एहसास था कि देश में अगर हमें एकता रखनी है तो हमें अलग अलग कम्युनिटीज और अलग अलग रीजन्स के जो भी लोग हैं उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना होगा, ठीक है। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. So ये जो realization हुआ था, इससे क्या हुआ, इन्होंने mutually यानी कि बातचीत करके बहुत सारे arrangements ऐसे किए थे जिससे उन्होंने अपनी पावर्स को, जैसे अब मैंने आपको बोला था सेंट्रल पावर ने अपनी पावर्स दी थी स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बाद फिर इन्होंने थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म किया, दैट इज दी और कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। तो क्यों, ताकि वो हर तरह की कम्युनिटी की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कर सकें, ठीक है, किसी को भी एलिनेशन की फीलिंग्स फील ना हो कि हम लोग अपने ही देश में रहते हुए आइसोलेटेड हैं, ठीक है। नाउ कम टुवर्ड्स द श्रीलंका। श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance, हमने क्या देखा, श्रीलंका में जब कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी जबरदस्ती डोमिनेंस क्रिएट करती है और पावर्स को शेयर करने से मना कर देती है, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करती है, आपके देश में यूनिटी को तोड़ती है, ठीक है, आपके देश में यूनिटी को तोड़ने का काम करेगी। और ऑब्वियसली वहां पे यूनिटी नहीं होगी। आपने देखा था कि वहां पे जो थे आपके सिन्हालीस, वो क्या कर रहे थे, सिन्हालीस कर रहे थे, डोमिनेंस क्रिएट कर रहे थे श्रीलंकन तमिल्स के ऊपर। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ क्या हो गया, आपका सिविल वॉर हुआ, जिससे आपकी सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल नुकसान पहुंचा था देश को, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है, आई लुक इनटू इट। सो प्लीज एनसीईआरटी की आप एक एक सिंगल लाइन को पढ़िए, यहीं से आपके एमसीक्यूज, असर्शंस, केस बेस्ड चलेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक पकड़ेंगे, ये वाला व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एंड इस वाले कार्टून को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो डू कीप प्रैक्टिसिंग विद द मल्टीपल क्वेश्चंस, बार बार सैंपल पेपर्स को देखिए, मल्टीपल सैंपल पेपर्स को सॉल्व कीजिए। आपको सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाउट्स को क्लियर करो। एंड हमारे से, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हमारे ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो डू ज्वाइन these sessions. I have given the link in the description box to join the group in the WhatsApp, on the WhatsApp, ठीक है जी। बाकी मैं यहाँ पे भी कवर कर रही हूँ सारे आपके डाउट्स, सॉरी यहाँ पे आपकी सारी मैं एनसीईआरटीज को कवर कर रही हूँ। आप मेरे साथ, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक खोला करो, और जहां पे मैं हेडिंग्स लगवा रही हूँ, हेडिंग्स लगवा के वहां पे लिखा करो, सो दैट वेन एवर यू गेट द रिविजन, जब भी आप रिविजन्स करो तो उन हेडिंग्स के जरिए वो आपको स्टोरी क्या हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। If you find the video is useful for you, do like, share and comment, and please subscribe the channel.